हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल यू इन माय यूट्यूब चैनल पावर प्लांट एक्सपर्ट। और मैं हूं मानस कुमार। आज फिर से आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जो कि सुपर थर्मल पावर प्लांट रिलेटेड है। मैंने पहले वीडियो बनाया था थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर क्या होता है, उसका क्या कैसे कितने टाइप के बॉयलर होते हैं, बॉयलर कैसे क्लासीफाई होता है, बैलेंस टाइप क्या होता है, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सुपर थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। ठीक है, तो जो लोग मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक है सुपर थर्मल पावर सिस्टम। ठीक है, तो एक थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं थर्मल पावर प्लांट एक्चुअली होता है क्या। ठीक है, शॉर्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो पहला जो है थर्मल स्टेशन में होता क्या है, द टर्बाइन इज रोटेट बाय स्टीम व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द लार्ज हीट जनरेटर बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल इन ए बॉयलर। मतलब क्या, एक थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, एक टरबाइन होता है। टरबाइन आपको पता होगा, एक टरबाइन प्राइम मूवर है, वो रोटेट करता है। तो टरबाइन को रोटेट किया जाता है स्टीम से, और वो स्टीम कहाँ से जनरेट होता है, एक बॉयलर होता है, एक स्टीम जनरेटर होता है जिसमें कि हम लोग फ्यूल को बर्न करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक टरबाइन को हम लोग रोटेट करते हैं बाई यूजिंग स्टीम, और स्टीम जनरेट होता है एक बॉयलर में जिसमें हम लोग फ्यूल को यूज करके हीट जनरेट करते हैं और वाटर को स्टीम में कन्वर्ट। तो बेसिकली थर्मल प्लांट में यही होता है। तो आइए इसको हम लोग ब्रीफली थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसका ऑपरेशन मैकेनिज्म थोड़ा हम लोग देख लेते हैं थर्मल पावर प्लांट का। तो द कोल इज ब्रॉट एंड क्रॉस टू पाउडर, दिस इज फिट टू बॉयलर फॉर प्रोड्यूसिंग हीट। तो थर्मल पावर प्लांट जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम लोग फ्यूल यूज करते हैं बॉयलर के अंदर। तो फ्यूल क्या है, यहाँ पे हम लोग कोल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कोल क्या करते हैं, कोल को पूरा क्रश करके पाउडर कर दिया जाता है। उसका मतलब अप्रोक्स 70 to 80 माइक्रोन पर ये रहता है। मतलब जैसे हम लोग घर में पाउडर यूज करते हैं ना, लगभग उसी साइज का आपका कोल को पाउडर कर दिया जाता है, क्रश कर दिया जाता है, उसका बैटर बर्निंग कर लिया और उसको बॉयलर में फिट किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग हीट। ठीक है, और ये उसका कंबसन बहुत ही अच्छे से हो पाता है अगर आप लोग कोल को क्रश कर देंगे तो। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है, इन बॉयलर द वाटर इज कन्वर्टेड टू स्टीम। तो पहले जो पॉइंट था, हम लोग बॉयलर के अंदर हीट प्रोड्यूस करने के लिए कोल को या फिर फ्यूल को कोल को क्रश पाउडर करके फीड किए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर के अंदर बॉयलर क्या करता है, वाटर से स्टीम जनरेट करता है। ठीक है, कन्वर्ट करता है। थर्ड पॉइंट है, इन सुपर हीटर द मॉइस्चर कंटेंट इज रिमूव फ्रॉम द स्टीम एंड द स्टीम इज कॉल्ड सुपर हीटेड स्टीम। तो जैसे सेकंड पॉइंट में था कि बॉयलर में वाटर से स्टीम कन्वर्ट होता है, लेकिन स्टीम का एक डिजायर टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, बेटर एफिशिएंसी के लिए टरबाइन का। तो बॉयलर के अंदर और एक एक्सचेंजर अटैच होता है जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर हीटर। तो सुपर हीटर क्या करता है, जैसे आपका बॉयलर के अंदर वाटर जैसे सैचुरेटेड लिक्विड में होता है, जब वो उसमें और ही फर्दर हीट ऐड करते हैं तो उसमें क्या उसका फेस चेंज होता है। तो फेस चेंज होने के बाद क्या, जो वाटर होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट रहता है। तो वो स्टीम होता है, सॉरी, उसमें मॉइस्चर कंटेंट रहता है। तो वो स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, जो सुपर हीटर लगा रहता है उसमें हम लोग उसको फ्लो करवा के उसका टेम्परेचर और राइज अप करते हैं। ठीक है, सुपर हीटर मतलब हीटर तो है वो गर्म करता है, सुपर मतलब और हीट गर्म करेगा, बहुत ज़्यादा गर्म करेगा, डिजायर टेम्परेचर गर्म करता है। तो बेसिकली सुपर हीटर में क्या होता है, जो मॉइस्चर कंटेंट स्टीम है उसको सप्लाई किया जाता है और उसके आउटलेट में सुपर हीटेड स्टीम निकलता है अप्रॉक्स 550 डिग्री के आसपास या 450 डिग्री के आसपास, जो भी है आपका डिजायर टेम्परेचर पे स्टीम को जनरेट किया जाता है और उसको बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, तो 4 पॉइंट क्या है, द सुपर हीटेड स्टीम रोटेट द शाफ्ट ऑफ द हाई प्रेशर टरबाइन। तो जो हम लोग क्या बॉयलर सुपर हीटेड स्टीम निकाल दिया, अभी स्टीम कहाँ जाता है, टरबाइन में जाता है। और टरबाइन में क्या करता है, टरबाइन का जो शाफ्ट है उसको सुपर हीटेड स्टीम रोटेट करता है। कहाँ पे, ये हाई प्रेशर टरबाइन पे, एचपी टरबाइन पे। ठीक है, एचपी टरबाइन में आपको उसका फोटो भी आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगा। एचपी टरबाइन में आपका बहुत सारे ऐसे फिक्स ब्लेड रहते हैं, मोबाइल ब्लेड रहते हैं, और उससे एक शाफ्ट रहता है, रोटर रहता है, उसको रोटेट करने के लिए सुपर स्टीम जो होता है इनसाइड एचपी टरबाइन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द एग्जस्टेड स्टीम इज सेंड टू प्री हीटर एंड देन द स्टीम देन रोटेट द इंटरमीडिएट प्रेशर आईपी टरबाइन। तो इस सुपर थर्मल पावर में क्या होता है, जो मान ली हम लोग एचपी स्टीम टरबाइन में सुपर हीटेड स्टीम डाल दिए, अब इस एचपी टरबाइन से कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर ड्रॉप होगा और कुछ अमाउंट ऑफ टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है। ठीक है, तो उसका क्या और एफिशिएंटली उसको यूटिलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एचपी टरबाइन के एग्जॉस्ट हुड में
से हम लोग उसको निकाल के ड्रॉ करके फिर हम लोग बॉयलर में उसको भेजते हैं। बॉयलर में और एक हीट एक्सचेंजर लगा रहता है, लाइक सुपर हीटर, उसको बोलते हैं री हीटर। तो वो एग्जॉस्ट होड से आपका जो स्टीम है वो रीहीटर में जाता है, रीहीटर से और हीट गन करके टेम्परेचर राइज होता है उसका, ठीक है। टेम्परेचर राइज होगा, बस प्रेशर में बहुत ज़्यादा राइज नहीं, क्योंकि हम लोग को पता है सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम इज डन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो रीहीटर के अंदर भी आपका प्रेशर राइज नहीं होता है, टेम्परेचर में राइज होता है। अब कितना टेम्परेचर, जो डिजायर टेम्परेचर है 550 और 450 के आसपास टरबाइन का जो वर्किंग टेम्परेचर है, उतना टेम्परेचर हम लोग रीहीटर में गेन करके फिर से हम लोग उसको कहाँ पे डालते हैं, आईपी टरबाइन पे डालते हैं। आईपी मतलब क्या, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन पे डालते हैं टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है द स्टीम फ्रॉम द आईपी टरबाइन इज देन फीड टू लो प्रेशर टरबाइन। तो अभी क्या हम लोग जैसे रिहीटर से स्टीम लेके आए, टेम्परेचर गेन करके उसको आईपी में डाले, आईपी के बाद वो स्टीम कहाँ जाता है, ये जाता है आपका एलपी टरबाइन में जाता है। एलपी टरबाइन क्या होता है, लो प्रेशर टरबाइन में जाता है टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। तो अभी आप लोग देख रहे हैं एक ही स्टीम को हम लोग 3 टरबाइन में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जो थर्मल पावर प्लांट का जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो आगे जाके इस बारे में बहुत ही ब्रीफ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बेसिकली ये एक ऑपरेशनल मैकेनिज्म मैं आपको बताया। ये देखते हैं एक थर्मल पावर प्लांट में, एक सुपर थर्मल पावर प्लांट में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेप होता है, मतलब क्या क्या डिपार्टमेंट होता है। तो पहला जो है आपका CHP कोल्ड हैंडलिंग प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, जैसे हम लोग मैं डिस्कस किया था, अभी बताया था कि बॉयलर के अंदर फ्यूल जो यूज होता है वो कोल यूज हो रहा है, ठीक है। तो कोल को हैंडलिंग करने के लिए एक अलग से हैंडलिंग यूनिट रखा रहता है, क्योंकि एक थर्मल पावर प्लांट में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल रिक्वायरमेंट रहता है हमेशा ही। तो कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट बेसिकली होता है क्या, यहाँ पे आपका रॉ कोल वैगन से आता है, उसको फिर स्टोरेज किया जाता है, इंडोर स्टोरेज किया जाता है, उसके बाद उसको प्रिपरेशन किया जाता है, उसको ब्लेंडिंग किया जाता है एज पर जो बॉयलर रिक्वायरमेंट का जो हीटिंग वैल्यू है GCP है, उसके हिसाब से उसको ब्लेंडिंग किया जाता है। उसके बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है 2-3 स्टेज पे, उसके बाद उसको बॉयलर बंकर में भेजा जाता है। तो बेसिकली ये काम करता है CHP कोल्ड हैंडलिंग प्लांट, मतलब कोल्ड वैगन से लेके बॉयलर के बंकर तक भेजने तक ये पूरा ये हैंडलिंग यूनिट है वो उसको मेंटेन करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका DM वाटर प्लांट। तो ये क्या होता है, DM मतलब डी मिनरल, और ह्यूमन मतलब हम लोग आदमी के लिए क्या चाहिए, मिनरल वाटर चाहिए, ठीक है। और तो हम लोग मिनरल वाटर यूज करते हैं, लेकिन बॉयलर के मिनरल वाटर हाईली ऑब्जेक्शनल है, हाईली एवेलेबल है, क्योंकि बॉयलर के अंदर अगर मिनरल वाटर जाएगा तो आयरन पार्टिकल बॉयलर के अंदर जो ट्यूब वगैरह है वो सब कोरोड हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा। इसीलिए क्या बॉयलर में मिनरल को, जितने भी मिनरल है वाटर में, उसको एलिमिनेट करके डी मिनरल वाटर बॉयलर में भेजते हैं। इसके लिए अलग से एक यूनिट लगाया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, उसको बोलते हैं DM प्लांट कहीं बोलते हैं, और इसको DM वाटर प्लांट भी कहीं बोलते हैं। ये वाटर को कंडीशन करके बॉयलर का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उस बॉयलर को वो वाटर सप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बॉयलर, ठीक है। तो जैसे अभी मैं आप डिस्कस कर रहा था कि स्टीम टरबाइन को रोटेट करने के लिए स्टीम चाहिए, मतलब स्टीम चाहिए। तो स्टीम कहाँ से जनरेट होता है, बॉयलर से होता है। बॉयलर में हम लोग वाटर को फीड करके सुपर स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और बॉयलर में जो फ्यूल यूज होता है वो कोल यूज हो रहा है, और कंबसन प्रोसेस में हीट जनरेट करके हम लोग सुपर स्टीम जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट हो गया टरबाइन। तो टरबाइन क्या करता है, सुपर थर्मल पावर प्लांट टरबाइन हाई प्रेशर टेम्परेचर सुपर स्टीम को से रोटेट होता है, और टरबाइन कनेक्ट रहता है एक जनरेटर से, आगे जाके बताने वाला हूँ मैं। टरबाइन क्या बेसिकली रोटेट होता है सुपर हीटर स्टीम से, ठीक है। रोटेट होने के बाद क्या है, उसमें जनरेटर का स्टाफ अटैच रहता है, तो जनरेटर रोटेट करता है, फिर आपका पावर जनरेट होता है, ठीक है। तो टरबाइन हो गया। टरबाइन क्या कहता है, रोटेट करने के लिए टरबाइन यूज होता है। जनरेटर से हम लोग जो पावर है, पावर सोर्स है, जनरेटर से हम लोग जनरेट करते हैं, और जनरेटर रोटेट होता है टरबाइन से। तो इसके बारे में आगे जो वीडियो में मैं इसको अच्छे से ब्रीफ करने वाला हूँ। चलिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट जो यूनिट है वो आपका ऐश हैंडलिंग प्लांट, ठीक है। तो जैसे हम लोग बॉयलर में फ्यूल यूज कर रहे हैं, और फ्यूल में मिनिमम तो आपको 37% ऐश रहता है ये कोल में। तो बॉयलर में जैसे हम लोग कोल फीड कर रहे हैं, तो वो तो कंबसन हो गया। तो कंबसन में जो कंबस्टिबल पार्ट था वो कंबसन होकर चला गया। अभी क्या उसमें बचा, क्या ऐश बचा रहता है, ठीक है। तो बॉयलर में जनरेट 2 तरह के ऐश जनरेट होते हैं, एक बॉटम ऐश, एक फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश क्या होता है, जो लाइट रहता है उसको फ्लाई ऐश बोलते हैं, जो हैवी रहता है वो बॉटम है। तो बॉयलर मतलब दोनों ऐश को बॉयलर से रिमूव करना होता है। तो क्या कंटिन्यूसली हम लोग स्टीम जनरेट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हम लोग फ्यूल बॉयलर के अंदर फीड कर रहे हैं, तो क्या हाई अमाउंट ऑफ ऐश डिपोजिशन बॉयलर के अंदर हो जाएगा, और फिर एफिशिएंटली बॉयलर रनिंग नहीं हो पाएगा, और आपका स्टीम जनरेशन नहीं हो पाएगा।
तो उसके लिए जैसे हम लोग कंटिन्यूस प्रोसेस पे कोल फिट कर रहे हैं बॉयलर के अंदर, वैसे ही हम लोग कंटिन्यूस प्रोसेस से बॉयलर के अंदर जो है ये दोनों ऐश, बॉटम ऐश एंड फ्लाई ऐश को रिमूव करते हैं। तो इसको भी हैंडल करने के लिए अलग से एक प्लान लगाया जाता है, वो है ऐश हैंडलिंग प्लान। ये ऐश हैंडलिंग प्लान बॉयलर के जितने भी ऐश जहाँ जहाँ पे रिमूव होता है वो सबको वो हैंडल करता है, देखता है। नेक्स्ट हो गया आपका स्विच यार्ड। स्विच यार्ड में क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट के यहाँ पे जैसे जनरेटर ने पावर जनरेट कर दिया तो उस पावर को कंडीशन करना और उसको स्टोर करना क्या है, स्विच यार्ड का काम है, ठीक है। तो आगे चल के हम लोग इसको देखते हैं। तो जनरली क्या था, ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेप, मतलब कहाँ से क्या क्या आपका पावर जनरेट करने के लिए क्या क्या सोर्स चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था, आगे चल के देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जैसे पहला जो अपना पॉइंट था CHP, इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं ब्रीफली, CHP होता क्या है, ठीक है। तो CHP क्या है ये आपका, तो CHP क्या है, पहला जो है आपका रॉकोल वागन, ठीक है। तो ये रॉकोल वागन मतलब क्या है कि जैसे आपको पता होगा रेलवे में आपका रेलवे वागन से आपका कोल ट्रांसपोर्ट होता है सभी थर्मल पावर प्लांट में, सभी प्लांट पे जहाँ जहाँ पे है। तो रॉकोल वागन में क्या होता है, कोल इज ब्रॉट टू द साइट थ्रू ए वागन एज पर रिक्वायरमेंट। तो कोल को क्या किया जाता है, एक इस वागन के थ्रू जो अपना जो कोल्ड हैंडलिंग साइट है, जो यूनिट का जो CHP का जो स्टोरेज साइट है वहाँ पे उसको लाया जाता है, ठीक है, थ्रू कोल, रॉकोल वागन, ठीक है। इसमें रॉकोल आता है। उसके बाद क्या, वागन ट्रिपलर, एक वागन ट्रिपलर मशीन रहता है, उसका मैं वीडियो डाल दूंगा इसमें। वागन ट्रिपलर क्या करता है, ये जो रो कोल जहाँ पे ओपन एरिया पे स्टोर रहता है उसको वो क्या करता है, द कोल इज अनलोडेड फ्रॉम द वागन एंड इट्स ट्रांसपोर्टेड टू क्रॉस एंड फॉर स्टोरेज प्लेस थ्रू कन्वेयर। तो वैगन ट्रिपलर क्या करता है, ये कोल को अनलोड करता है वैगन से और उसको ट्रांसपोर्ट करता है, क्यों, कहाँ पर, क्रशर में, ठीक है। और इसको क्रशर में ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको आपका ट्रांसपोर्ट करता है, और कभी कभी स्टोरेज, मतलब कोल को स्टोरेज करने के लिए भी कन्वेयर में उसको अनलोडिंग करता है। तो ठीक बेसिक वैगन ट्रिपलर क्या करता है, वो एक कोल यार्ड से कोल को अनलोड करके वो एक आपका कन्वेयर बेल्ट में उसको लोड करता है, और वो कन्वेयर बेल्ट से कोल कहाँ जाता है, आपका क्रशर एरिया में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जंक्शन टावर। तो जंक्शन टावर का काम क्या है, JTR यूज वेयर द कन्वेयर हैज एनी एंगुलर डेविएशन। तो ये आपका जैसे मान लीजिए एंगुलर डेविएशन क्या होता है, मैं जैसे मैं बताता हूँ आपको। अभी मान लीजिए हम लोग वैगन ट्रिपलर से कोल ट्रांसपोर्ट कर लिए, अभी क्या आपका जैसे कन्वेयर बेल्ट ऐसे जा रहा है, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट ऐसे जा रहा है और आपको यहाँ पे ऐसे एंगुलर है, ठीक है, इस एंगल पे आपको इधर ट्रांसपोर्ट कर, पहले तो इधर कर रहे थे फिर इधर यहाँ पे कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या एक जंक्शन टावर रहता है, तो यहाँ पे ये हाई अपर साइड पे रहता है, ये लोअर साइड पे रहता है। पहले कोल ऐसे आएगा यहाँ पे वो अनलोडिंग करके यहाँ पे अनलोड करेगा, यहाँ से अलग से एक आपका कन्वेयर चालू होता है। तो इसको ऐसे इस एरिया को बोलते हैं आपका जंक्शन टावर बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया आपका जंक्शन टावर। नेक्स्ट आपका प्राइमरी कसर। तो प्राइमरी कसर में क्या होता है, द रॉ कोल इज क्रॉस इनटू फाइन पीसेस टू 45 mm ग्रिड। तो यहाँ पे क्या होता है, रॉ कोल जो आता है उसका 10 mm रहता है, 15 mm रहता है, 18 mm 20 mm साइज रहता है। उसको क्या करता है प्राइमरी कसर, उसको क्रश करके उसका जो साइज है मिनिमम 45 mm तक उसको ले आता है, ठीक है। तो प्राइमरी कसर इज ऑल्सो कॉल्ड रोटरी ब्रेकर सिंस द कोल इज क्रॉस बाय रोटेटिंग प्लेट। तो प्राइमरी कसर को कभी कभी रोटरी ब्रेकर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रोटेटिंग प्लेट से कोल को क्रश किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया प्राइमरी कसर के बाद आपका सेकेंडरी क्रशर। तो यहाँ पे क्या होता है, द फाइन पीसेस ऑफ कोल इज क्रॉस टू पाउडर टू 25 mm ग्रेड, ठीक है। तो पहले हम लोग देखें कि प्राइमरी कसर में क्या था, आपका 45 mm तक क्रशिंग हो पा रहा था। उसी कोल को और एक स्टेज पे क्रशिंग करके ले गया, वो है सेकेंडरी क्रशर। और यहाँ पे क्या होता है 25 mm तक आपका जो कोल है वो यहाँ पे क्रशिंग होता है सेकेंड स्टेज में, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ पॉइंट। आगे देखते हैं और क्या क्या पॉइंट आते हैं CHP के। तो सेकेंडरी में आपका क्या कोल का जो साइज है वो 25 mm हो गया। अब उसके बाद क्या उसको फिर से ट्रांसपोर्ट करेंगे, कहाँ पे, मिल बंकर में करेंगे, ठीक है। जो मतलब बॉयलर एरिया में जो बंकर रहता है, बाउल मिल रहता है, उसके ऊपर बंकर रहता है, उसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो अभी क्या कोल क्रश हो गया, अभी उसको ट्रांसपोर्टिंग करना है। तो वहाँ पे भी क्या होता है, फिर से आपका कन्वर्ट बेल्ट लगा रहता है, और वो कन्वर्ट बेल्ट वैसे ही आपका जंक्शन टावर के थ्रू जाता है। तो ये आपका मान लीजिए यहाँ पे प्राइमरी क्रशर है, PC है,
तो यहाँ से कोल आपका ट्रांसपोर्ट होके गया और आपका बंकर यहाँ पे है, ठीक है, बंकर यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस एंगल पे यहाँ पे इसका चेंज होने वाला है। तो ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे क्या आपका एक जंक्शन टावर रहता है, यहाँ पे आपका एंगल इसका कन्वर्टर का एंगल चेंज होता है, तो यहाँ पे फिर से एक जंक्शन टावर रहता है और कोल यहाँ पे फीड हो पाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जंक्शन टावर। उसके बाद मिल बंकर, ठीक है। तो मिल बंकर क्या है, यहाँ पे जैसे आपका बाउल मिल ऐसे लगा रहता है, ठीक है, ये बाउल में, तो यहाँ पे आपका बंकर होगा इसके ऊपर। तो इसके ऊपर क्या बंकर है, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं अभी। The 25 mm grit coal is crushed into very fine powder for feeding the boiler. We will have a separate bunker for each boiler, ठीक है। तो अभी जैसे 25 mm आपका सेकेंडरी कोल क्रशर पे हो गया। अभी इसको क्या है कि बॉयलर में हम लोग भेजने के लिए, तो जैसे मैं बताया था कि फाइन पाउडर पे करके हम लोग भेजते हैं। तो फाइन पाउडर होता कहाँ पे है, वो होता है बॉयलर में एक बाउल मिल रहता है, ठीक है। बाउल मिल क्या है, आपका 3 रोलर रहता है, उसके अंदर जैसे कोल को फीड किया जाता है। और तो वहाँ पे क्या रोलर घूम के उसको, उसका जो साइज है पूरा पाउडर साइज में कर देगा। उसका 75 माइक्रोन के आसपास रहता है साइज, 175 शायद एक्चुअली मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, मैं नोट कर लूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसको पूरा पाउडर साइज में उस कोल को क्रश कर लेता है, ठीक है। तो वो कहाँ से क्रश होता है, वो बॉयलर में एक डिवाइस लगा रहता है मिल करके, ठीक है। एक एक बॉयलर में मिनिमम 5 से 6 मिल रहते हैं और इंडिविजुअल हर एक मिल का अलग अलग एक इंडिविजुअल बंकर रहता है, ठीक है। तो 25 mm का जो क्रश कोल आता है वो पहले उसी बंकर में स्टोर होता है। उसके बाद वो बंकर से मिल में जाता है, मिल से 25 mm से उसका साइज और रिड्यूस करके उसको पाउडर साइज में कर दिया जाता है। उसके बाद वो बॉयलर में फीड होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका CHP का जो सर्किट है। अभी हम लोग तो आइए देखते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वाटर हैंडलिंग प्लांट। तो जैसे मैं भी डिस्कस कर रहा था CHP के बारे में, उसके बाद क्या अपना था वाटर हैंडलिंग प्लांट। तो वाटर इन ए पावर प्लांट यूज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ स्टीम फॉर रोटेटिंग टर्बाइन एंड सेकंड पॉइंट इज कूलिंग पर्पज फॉर कूलिंग ऑफ वेरियस इक्विपमेंट, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था अभी कि एज ए फ्यूल आपका कोल यूज होता है, उसका हैंडलिंग के बारे में हम लोग देखे, उसका प्रोसेसिंग के बारे में हम लोग देखे अप टू बॉयलर। अभी हम लोग देखते हैं वाटर, ठीक है। तो एक थर्मल पावर प्लांट वाटर कैसे यूज होता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो पहला जो पॉइंट है सोर्स है वहाँ पे यूज होता है प्रोड्यूसिंग ऑफ स्टीम फ्रॉम फॉर रोटेटिंग टर्बाइन। तो जैसे मैं आपको पहले बताया था कि बॉयलर के अंदर हम लोग वाटर को हीट करके सुपरहीट स्टीम कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए भी थर्मल पावर प्लांट में वाटर का रिक्वायरमेंट रहता है, वाटर यूज होता है वहाँ पे। और सेकंड पॉइंट जो है अपना कूलिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है, कूलिंग पर्पज़ फॉर कूलिंग ऑफ वेरियस इक्विपमेंट। जैसे आपका रोटेटिंग है, ID फैन हो गया, आपका FD फैन हो गया, आपका लूबेल सिस्टम हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कूलिंग मतलब रोटेटिंग इक्विपमेंट है, उसका कूलिंग पर्पज़ के लिए आपका वाटर यूज होता है, ठीक है। सो वाटर इज रिसाइकिल एंड यूज फॉर वेरियस पर्पज़। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, सुपर थर्मल पावर प्लांट में ये जो वाटर ये हमेशा यूज होता रहता है और रिसाइकिल होता रहता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्रॉब्लम इन HP बॉयलर इज कोरोजन आर स्टीम इम्प्यूरिटी दैट इम्प्यूरिटीज फ्रॉम डिस्पाइट ओवर टर्बाइन ब्लेड। तो जो मेन प्रॉब्लम क्या होता है नॉर्मल वाटर यूज करने का, इसमें जैसे मैं बताया था अभी कि बॉयलर के अंदर मिनरल वाटर यूज होता है। उसमें बॉयलर के अंदर मिनरल वाटर अगर हम लोग यूज करेंगे तो वो बॉयलर ट्यूब को डैमेज कर सकता है, उसके साथ साथ टर्बाइन ब्लेड को भी डैमेज कर देगा। तो इसीलिए वाटर को थोड़ा कंडीशन भी किया जाता है। तो आइए देखते हैं वाटर का जो साइकिल होता है थर्मल पावर में वो क्या होता है। जैसे रॉ वाटर, ठीक है, ये कहाँ रिवर से आता है। रॉ वाटर कहाँ आता है, पहले कंडीशन होने के लिए आपका DM वाटर आता है। यहाँ पे इसमें जो मिनरल है वो सबको वो एलिमिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद वो वाटर डीमिनरल होके कहाँ जाता है, रोटेटिंग इक्विपमेंट का कूलिंग पर्पज़ के लिए जाता है और वो बॉयलर में डायरेक्ट फीड होता है। यहाँ से स्टीम हम लोग निकालते हैं, ये कूलिंग पर्पज़ के लिए यूज होता है। स्टीम जनरेट होने के बाद क्या वो टर्बाइन में जाता है। टर्बाइन में वर्क डन के बाद उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। उसको फिर कंडेंसेट किया जाता है रिसाइकिल के लिए, रीयूज के लिए, और वो कंडेंसर में चला जाता है। उसके बाद वो फिर आपका ऐसे बॉयलर के अंदर वो बॉयलर से टर्बाइन साइकिल होता रहता है, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट वाटर क्या है हमेशा रीयूज होता है, वो रिसाइकिल होता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाटर हैंडलिंग प्लांट। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब और एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि वाटर साइकिल कहाँ कहाँ पे कैसे होता है। तो मान लीजिए आपका रिवर हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया रिवर। रिवर से कहाँ आता है पानी, वाटर क्लारिफिकेशन में आता है। एक यूनिट रहता है वाटर क्लारिफिकेशन यूनिट रहता है, वहाँ पे वो आता है। वहाँ से वो क्लारीफाई होके वो 2 जगह पे जाता है। एक हो गया आपका DM प्लांट, दूसरा आपका जाता है क्लारिफिकेशन और फिल्टरेशन, ठीक है, फिल्टरेशन के लिए। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका बॉयलर के लिए आता है और कूलिंग पर्पज़ के लिए आता है।
और ये आता है आपका, ये भी कूलिंग पर्पज़ के लिए आता है, लेकिन ये वाला जो वाटर है बहुत ज़्यादा प्योर नहीं होता है, लेकिन ये आपका पूरा फुल्ली प्योर रहता है, ठीक है। तो वाटर साइकिल क्लासिफिकेशन से डीएम प्लांट में आ गया। तो डीएम प्लांट का सर्किट पहले देख लेते हैं। डीएम प्लांट से वो कहाँ जाता है आपका पावर प्लांट में, मतलब सभी डिवाइस के कूलिंग पर्पज़ के लिए डीएम वाटर जो यूज होता है, लेकिन उसको जो पंपिंग करता है वो पंप होता है DMCW पंप, उसको बोलते हैं डीमिनराइज कूलिंग वाटर पंप, ठीक है। तो ये पंप क्या करता है, जितने भी रोटेटिंग डिवाइस है, ID फैन, FD फैन, APH, लूवेल सिस्टम, आपका GSC ग्लास स्टीम कूलर, जहाँ जहाँ पे आपका ज़रूरत हो रहा है वहाँ पे ये कूलिंग वाटर सप्लाई करता है, ठीक है। सॉरी, ग्लास स्टीम कूलर ने बोल दिया, सप्लाई करता है। तो ये हो गया आपका डीएम प्लांट से DMCW पंप के थ्रू कहाँ जा रहा है आपका ये बहुत सारे इक्विपमेंट के पास जा रहा है, और वो इक्विपमेंट के पास जा रहा है, और मतलब पंप के थ्रू वेरियस इक्विपमेंट जा रहा है, इक्विपमेंट से जाता है, और वो कहाँ पे उसका जो टेम्परेचर, वो आपका इक्विपमेंट को सप्लाई करते हैं कूलिंग वाटर, और इक्विपमेंट से हॉट वाटर रिटर्न लेके आता है, और वो रिटर्न को कहाँ पे एक्सचेंज करके फिर ठंडा हो जाता है। वो एक PHE होता है, ठीक है। PHE मतलब प्लेट हीट एक्सचेंजर, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं PHE, प्लेट हीट एक्सचेंजर। तो यहाँ से डीएम वाटर क्या ऐसे आएगा, पहले कूलिंग वाटर क्या है, कूलिंग वाटर पहले आपका इक्विपमेंट में जाएगा, ठीक है। ये ID फैन हो गया, तो कूलिंग वाटर यहाँ पे आया, यहाँ से मान लीजिए आपका टेम्परेचर 25 डिग्री, यहाँ से रिटर्निंग टाइम ये 35 हो गया, ठीक है। 10 डिग्री बढ़ गया। अभी ये क्या करेगा, यहाँ पे एक PHE लगा रहता है, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से आपका CW वाटर आता है और ठंडा करने के लिए, और निकल जाता है CW वाटर, ये देखिए ये वाला PHE, ठीक है। तो ये क्या है, पहले डीएम वाटर क्या किया आपका, ये पंप से थ्रू बहुत सारे इक्विपमेंट में गया, ये वाला इक्विपमेंट में गया, ये वाला इक्विपमेंट से पानी गर्म होके 25 डिग्री में आया, लेकिन आउट हो रहा है 25 डिग्री में। तो यहाँ पे क्या है, देखिए CT लिखा है, यहाँ पे कूलिंग टावर का पानी आता है, ये देखिए CW पंप का पानी आता है, और ये कूलिंग टावर में चला जाता है, ठीक है। तो PHE में क्या होता है, हीट एक्सचेंज होता है। तो जो कूलिंग मीडियम होता है वो आपका DMCW का पानी कूलिंग मीडियम होता है, और जो हीट ऑब्जर्व करता है वो आपका कूलिंग टावर का पानी, CW पंप हाउस का पानी, इसमें वो हीट को एक्सचेंज करता है वहाँ पे। तो जैसे डीएम प्लांट का पानी DMCW पंप में आता है, DMCW पंप से वो बहुत सारे इक्विपमेंट में लेके 25 डिग्री पानी में सप्लाई करता है, 25 डिग्री सप्लाई करता है, और वहाँ से 35 डिग्री का पानी ऑब्जर्व लेके आता है, वो PHE में आके उसको फिर से वो हीट को वो रिलीज करता है, फिर से वो 25 डिग्री का पानी DMCW पंप में सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका एक सर्किट। और दूसरा जो सर्किट है DMCW पंप, ये सर्किट हो गया इक्विपमेंट रूटिंग, मतलब कूलिंग के लिए जा रहा है। दूसरा सर्किट है आपका बॉयलर में आ रहा है टू जनरेट स्टीम, ठीक है। तो ये हो गया आपका, देखिए बॉयलर में आया है, डीएम प्लांट बॉयलर में आया, बॉयलर से टरबाइन में गया, टरबाइन से आपका ये हीट लॉस करके टेम्परेचर पर लॉस करके उसको कंडेंसेट किया जाता है, उसके बाद फिर से उसको डिएटर में भेज दिया जाता है। तो ये एक सर्किट हो गया, ये एक सर्किट हो गया, ठीक है, ये एक सर्किट हो गया। और दूसरा सर्किट क्या है, जैसे हम लोग देखेंगे अभी, बॉयलर से ये देखिए, बॉयलर से एक डिएटर में चला गया ये वाला स्टीम, ये हो गया कंडेंसर, यहाँ पे स्टीम टू वाटर होता है, फिर कूलिंग वाटर फ्रॉम CWPH यहाँ पे आके कूलिंग पर्पज़ के कूलिंग करता है। तो ये एक सर्किट हो गया। दूसरा सर्किट क्या है, आप देखते हैं हम लोग, क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। उसके पास ACW पंप, तो ये भी बहुत सारे इक्विपमेंट में जाता है, फिर कूलिंग टावर में जाता है। कूलिंग टावर मतलब जैसे आप लोगों को पता होगा CW पंप बहुत जगह रहता है, वो बहुत बड़ा यूनिट होता है, तो वाटर क्लैरिफाई होकर यहाँ पे भी आता है, ठीक है। तो ये क्या करता है बेसिकली आपका, ये कंडेंसर के लिए जाता है, और कंडेंसर से हीट वो लेके कंडेंसर और PHE में जाता है इसका पानी, ठीक है। कंडेंसर में भी जा रहा है इसका पानी, और PHE में भी जा रहा है, और यहाँ से वो हीट लेके ये कहाँ जा रहा है, कूलिंग टावर में जा रहा है। तो कूलिंग टावर से फिर ये घूम के इससे सर्कुलेट होता रहता है। बेसिकली ये आपका एक वाटर साइकिल है पावर प्लांट का। अभी लोग देखते हैं बॉयलर क्या होता है, ठीक है। तो बॉयलर मान लीजिए ये आपका एक बॉयलर हो गया, इसमें आपका क्या वाटर सर्किट है और फ्लू गैस सर्किट है, ठीक है। तो वाटर सर्किट और फ्लू गैस सर्किट सब है। तो अभी आपको बताता हूँ मैं ब्रीफली। जैसे मान लीजिए अपना एक बॉयलर फर्नेस हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे मान लिया 1000 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे इनलेट में यहाँ पे 1000 डिग्री बन गया है। अब यहाँ से क्या होगा आपका, ये इन किया फ्यूल, यहाँ पे कंबसन हुआ, कंबसन होकर हीट जनरेट हुआ 1000 डिग्री का, और यहाँ से आपका जो एग्जॉस्ट गैसेस है, हॉट फ्लू गैस है, वो रिलीज हो गया।
अभी हम लोग 1000 कैसे यूटिलाइज करेंगे यहाँ में हम लोग, और जो मान लीजिए जो कंबसन हो रहा है कैसे हो रहा है, ये कोल गया, ये यहाँ पे क्या आपका एयर फ्रॉम एनवायरनमेंट बाय ड्राफ्ट फैन, एफटी फैन के थ्रू एयर गया यहाँ पे, और यहाँ पे कंबसन होकर 1000 डिग्री ऑफ स्टीम जनरेट हुआ। उसके बाद क्या होता है आपका, ये हो गया सप्लाई, ये एग्जिट हो गया, ये एयर गया यहाँ पे, फ्यूल जाके यहाँ पे 1000 डिग्री जनरेट किया। उसके बाद 1000 डिग्री जनरेट किया, हम लोग उसको कहाँ पे वो हीट यूटिलाइज करेंगे, हम लोग वाटर फिट करेंगे बॉयलर में। यहाँ पे बॉयलर वाटर ट्यूब और वेरियस टाइप ऑफ स्टेजेस में रहता है। वाटर ट्यूब इकोनोमाइजर हो गया आपका सुपर हीटर, वाटर गया यहाँ पे 150 डिग्री में, मान लीजिए डीएम वाटर, तो ये निकला 550 डिग्री में, ठीक है। तो ये जो 1000 डिग्री यहाँ पे वो हीट एक्सचेंज हो गया। तो जैसे आपका फ्यूल गया यहाँ पे फ्लू गैस निकला, लेकिन फ्यूल में जो एस परसेंटेज है वो यहाँ से प्रोडक्ट होकर निकल जाएगा, यहाँ पे एशनिंग प्लांट उसको हैंडल करेगा, ठीक है। अब वाटर आया, स्टीम जनरेट हुआ। तो बेसिकली बॉयलर में ये चीज़ होता है बॉयलर में। सिंपली हम लोग सुपर हीटर स्टीम बनाते हैं। तो बॉयलर एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या है, ठीक है। द बॉयलर आर कैपेसिटी स्टीम जनरेटर यूज प्योरली फॉर द स्टीम पावर जनरेशन। तो बॉयलर क्या है, ये एक स्टीम जनरेटर हो रहा है, प्योरली क्या ये स्टीम जनरेट करता है पावर जनरेटिंग के लिए, ठीक है। इन बॉयलर हीट एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड हीट इज ट्रांसफर टू डिफरेंट फ्लूइड इन द सिस्टम। तो बॉयलर के अंदर क्या होता है, हम लोग जैसे फ्यूल को यूज कर रहे हैं और यूज मतलब फ्यूल को फीड कर रहे हैं, तो वहाँ पे कंबसन हो रहा है। कंबसन में क्या है आपका हीट एनर्जी आपका जो रिलीज हो रहा है वो क्या करता है, जो फॉसिल फ्यूल है आपका कोल है उसको जला के, और वो हीट कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, वो आपका डिफरेंट फ्लूइड है। जैसे आपका इकोनोमाइजर में पानी है, आपका इवापोरेटर में आपका सैचुरेटेड स्टीम है, सुपर हीटर में स्टीम है, एपीएच में आपका एयर है, इन सब के लिए वो हीटअप के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल यूज होके, ठीक है। तो वेरियस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर सेक्शन इन बॉयलर है आपका। जैसे बॉयलर के अंदर बहुत तरह के हीट ट्रांसफ़र का जो सेक्शन है। तो पहले क्या आपका फर्नेस है, फर्नेस में आपका हीट ट्रांसफ़र होता है, सुपर हीटर रीहीटर में आपका हीट ट्रांसफ़र होता है, इकोनोमाइजर में आपका हीट ट्रांसफ़र होता है। तो ये वाला जो एक आपका जो डिटेल्स एक स्पेसिफिकेशन दिया गया ये आपका कोटा का है, कोटल सुपर थर्मल पावर स्टेशन। यहाँ पे जो बॉयलर यूज है वो टेंजेंशियल फायर नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है। जो मेक है बैलेंस ड्राफ्ट वाटर ट्यूब बॉयलर बीएचएल का है। कैपेसिटी है आपका 375 टन पर आवर बॉयलर का कैपेसिटी, और इसका जो प्रेशर वर्किंग प्रेशर स्टीम का वो 39 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हैं। एफिशिएंसी बॉयलर का मेकर बता रहे हैं 86.6% है। जो स्टीम टेम्परेचर है वो आपका 540 डिग्री है, ठीक है। तो बेसिकली ये बॉयलर का थोड़ा बहुत जो डिस्क्रिप्शन था उसको मैं बताया। अब नेक्स्ट चलते हैं टरबाइन की तरफ, ठीक है। जैसे हम लोग पॉइंट वाइज आ रहे हैं, पहले से आपका सीएचपी था, फिर वाटर प्लांट था, उसके बाद आपका बॉयलर आ गया, उसके बाद टरबाइन, ठीक है। तो टरबाइन क्या होता है, टरबाइन इज ए mechanism which shaft is rotated steadily by impact of steam upon blade of turbine is converted heat energy into mechanical energy। तो टरबाइन क्या होता है, टरबाइन के अंदर में क्या बहुत सारे, जैसे मैं आपको बताया था, ये जो टरबाइन हो गया ये एचपी टरबाइन, आईपी और एलपी टरबाइन। इसके अंदर क्या बहुत सारे ऐसे ब्लेड, एक शाफ्ट रहता है, शाफ्ट के ऊपर बहुत सारे ऐसे स्टेडली ऐसे ब्लेड उसमें फिटिंग रहते हैं, ठीक है, फिटिंग रहते हैं। तो उस ब्लेड में क्या, जैसे आपका सुपरहीटेड स्टीम आके उस ब्लेड में लगेगा तो क्या आपका टरबाइन का शाफ्ट रोटेट होने लगेगा, और रोटेट होने से क्या आपका वो जनरेटर को रोटेट कराया था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हीट एनर्जी अवेलेबल इन सुपरहीटेड स्टीम वो कहाँ किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इन ए थर्मल पावर प्लांट जनरली 3 टर्बाइन आर यूज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। जैसे एक बड़े थर्मल पावर प्लांट में बता रहा था आपको 3 टर्बाइन यूज होते हैं, एचपी टर्बाइन, आईपी टर्बाइन और एलपी टर्बाइन। 3 टर्बाइन यूज होते हैं टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द पावर प्लांट। सो हाई प्रेशर टर्बाइन एचपीटी द सुपरहीटेड स्टीम इज डायरेक्टली फीड टू दिस टर्बाइन टू रोटेट इट। तो ये जैसे आप देख पा रहे हैं एचपी टर्बाइन, ये क्या आपका बॉयलर से सुपरहीटेड स्टीम आया इसमें फीड होने के लिए, ठीक है, टू रोटेट इट। तो एचपी टर्बाइन में आपका सुपरहीटेड स्टीम आके फीड हुआ, उसके बाद क्या यहाँ पे कुछ प्रेशर ड्रॉप होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा, वो फिर क्या टर्बाइन एग्जॉस्ट हुड से इस स्टेज में आके यहाँ से वो रिलीज निकल जाएगा, और वो क्या जाएगा, ये भी एक पार्ट है बॉयलर का, ठीक है, ये वाला एक पार्ट है बॉयलर का। रीहीटर क्या बॉयलर के अंदर रहता है, रीहीटर। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका 1 मान लीजिए 100 kg और 550 में गया, यहाँ पे इन किया, तो आउट कितने में करेगा ये, अप्रोक्स मान लीजिए आपका वो डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन
इन करता है आपका सुपरहीटेड स्टीम इन करेगा यहाँ पे, यहाँ से सॉरी यहाँ पे इन किया सुपरहीटेड स्टीम बॉयलर से आके, वो फिर यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करके उसका टेम्परेचर प्रेशर ड्रॉप होता है, उस स्टीम को फिर से बॉयलर में ले जाता है रीहीटर में, रीहीटर से उसको फिर से टेम्परेचराइज किया जाता है ओनली, ठीक है। प्रेशर जितना है उतना रहेगा क्योंकि सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम इज डन एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे टेम्परेचर राइज किया जाता है उसका, बस टेम्परेचर राइज करके फिर से उसको कहाँ डाला गया, देखिए इस पॉइंट पे आईपी टरबाइन में डाला गया, ठीक है। अब आईपी टरबाइन में डालने के बाद क्या है, ये ऑल तीनों जो है लेकिन एक साथ में ऐसे कनेक्ट हैं, ठीक है। आईपी टरबाइन में डाला गया, आईपी टरबाइन से डालने के बाद क्या है, ये यहाँ पे भी कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा, प्रेशर ड्रॉप होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा, वो फिर कहाँ जाएगा आपका एलपी टरबाइन में, ठीक है। एलपी टरबाइन में जाने के बाद वो यहाँ पे वर्क डन करके उसका प्रेशर और टेम्परेचर को पूरी तरह से यूटिलाइज करके वो स्टीम कहाँ जाता है, कंडेंसर में। तो आगे हम लोग देखते हैं, एचपी टरबाइन का हम लोग देख लिए थे, अभी देखते हैं आईपी का। इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन आईपीटी, द आउटपुट फ्रॉम द एचपी टरबाइन इज रीहीटेड इन ए रीहीटर एंड यूज टू रोटेट आईपीटी। जैसे मैं आपको बता रहा था अभी, आउटपुट ऑफ ए एचपी टरबाइन इज रीहीटेड एंड फिटेड टू आईपी टरबाइन, ठीक है। तो यहाँ से आपका एचपी हीटर से आया, ये एचपी हीटर से आया, यहाँ पे रीहीटर से जाके उसको फिर से रीहीट करके आईपी टरबाइन में उसको फीड किया जाता है, ठीक है, टू रोटेट इट। लो प्रेशर टरबाइन, द एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम आईपीटी इज डायरेक्टली फीड टू रोटेट द शाफ्ट ऑफ एलपी टरबाइन। तो यहाँ पे देख, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये आपका फीड हो रहा है आईपी टरबाइन में, तो यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डाउन होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा, फिर वो ये डायरेक्टली कहाँ फीड होगा, एलपी टरबाइन में, तो इसका जो शाफ्ट को रोटेट करने के लिए, ठीक है। तो ऑल टरबाइन आर कनेक्टेड टू ए सिंगल शाफ्ट विच इज कनेक्टेड टू जनरेटर। जैसे मैं आपको बता रहा था, ये तीनों जो टरबाइन ये एक सिंगल शाफ्ट से कनेक्टेड है विथ जनरेटर, ठीक है। तो ये बेसिकली ये हो गया आपका टरबाइन साइड का, ठीक है। तो आइए देख लें जनरेटर में क्या क्या होता है एनर्जी कन्वर्सन। तो ये हो गया आपका टरबाइन, ये आपका जो जनरेटर बेसिकली सॉरी, ये हो गया आपका ईएसबी सिस्टम हो गया, टरबाइन का स्टीम सप्लाई हो गया, ये आपका टरबाइन हो गया, ये आपका जनरेटर पार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्सन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन रोटेट करता है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्सन हो रहा है। तो जनरेटर रहता है वो 2 पोल सिंक्रोनाइजेशन जनरेटर रहता है। यहाँ पे जनरेटर का जो स्पीड होता है वो रोटेटिंग स्पीड है 3000 आरपीएम पर मिनट होता है, और फ्रीक्वेंसी होता है आपका 50 हर्ट्ज होता है। और जो जनरेटर का जो कूलिंग होता है वो आपका H2 गैस, हाइड्रोजन गैस फॉर कूलिंग पर्पज के लिए यूज होता है, क्योंकि जनरेटर कंटिन्यूसली रोटेट करता है, तो उसमें हाई पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो उसका कूलिंग पर्पज के लिए भी हम लोग को कहीं कहीं पे वाटर कूलिंग होता है, कहीं पे क्या आपका गैस कूलिंग होता है। तो यहाँ पे H2 हाइड्रोजन कूलिंग होता है, और जो जनरेटर कनेक्टेड रहता है वो स्टार डेल्टा कनेक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है जनरेटर, ठीक है। तो जनरेटर क्या करता है, जनरेटर में आपका जनरेटर क्या है, टरबाइन शाफ्ट के साथ वो कनेक्टेड रहता है। तो टरबाइन जैसे रोटेट करता है विद द हेल्प ऑफ स्टीम, सुपरहीटेड स्टीम, जनरेटर रोटेट करेगा, फिर वहाँ पे क्या मैग्नेटिक फोर्स वो क्रिएट करके आपका पावर जनरेट करता है, ठीक है। तो और जनरेटर का जो वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम क्या है 1000 kV से लेकर 20 kV तक रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, जनरेटर में जो वोल्टेज होता है उसको स्टेप अप किया जाता है बाय कनेक्टिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं, ये आपका जनरेटर हो गया और ये हो गया आपका जनरेटिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो जनरेटर यहाँ पे जो वोल्टेज जो भी जनरेटेड वोल्टेज है उसको स्टेप अप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस जनरेटिंग ट्रांसफार्मर, और इसको ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन पे। और यहाँ से और एक जाता है आपका UAT, ये हो गया आपका यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर में जाता है, ठीक है। जो भी ये दोनों जो है मतलब जिस पावर जनरेशन के बाद ये एक आता है उसका वोल्टेज स्टेप अप के लिए, और दूसरा आपका आता है UAT, यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो UAT का देख लेते हैं थोड़ा। तो दिस ट्रांसफार्मर इज यूज टू स्टेप डाउन द प्रोड्यूस वोल्टेज एंड यूज फॉर ऑक्सिलरी पर्पज। जैसे यहाँ पे क्या जो भी पावर जनरेट हुआ हाई वोल्टेज पे, वो क्या है आपका यहाँ पे स्टेप अप होने के लिए, जहाँ पे हम लोग ट्रांसमिट करते हैं पावर को, वहाँ पे हाई वोल्टेज पे करते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज स्टेप अप करने के लिए जनरेटिंग ट्रांसफार्मर लगा रहता है। यहाँ पे आपका मतलब जनरेटिंग ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर आप उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आपका जो वोल्टेज है वो स्टेप अप होता है और ट्रांसमिट होता रहता है। और एक जाता है आपका जैसे हम लोग यूनिट होम लोड के यहाँ पे और एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, वो उसको बोलते हैं यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। वहाँ पे भी एक पावर ऐसे जाता है, और यहाँ पे क्या होगा स्टेप डाउन होके, ठीक है, स्टेप डाउन होके हम लोग का जो भी ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है, ID, FD, APH, जो भी रोटेटिंग डिवाइस है आपका लूवेल पंप वगैरह जितने भी है सबका
सबके लिए पावर यहाँ से आपका यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के लिए से स्टेप डाउन होकर जाता है। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, देखिए ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो बियरिंग स्पीड ऑफ 3000 आरपीएम, टर्बाइन का जो आरपीएम उसको आप 3000 मेंटेन करके वोल्टेज इज स्लोली बिल्डअप, थोड़ा वोल्टेज को बिल्डअप किया जाता है धीरे धीरे। एंड तीन चीज़ को यहाँ पे, चार चीज़ को ओवरऑल देखा जाता है, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ हो गया आपका वेव फॉर्म और फाइव्थ हो गया आपका फिक्स सीक्वेंस। तो ये सबको मॉनिटरिंग करके आपको यूनिट को सिंक्रोनाइज किया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं अपना एस हैंडलिंग प्लान। ठीक है, तो जैसे मैं आपको डिस्कस किया था कि बॉयलर में हम लोग कंटिन्यूसली स्टीम जनरेट करते हैं, कंटिन्यूसली फ्यूल फीड करते हैं। तो फ्यूल फीड करते हैं तो उसमें जो अवेलेबल आस है, प्रेजेंस आस अवेलेबल इन फ्यूल, वो क्या है, वो भी कंटिन्यूसली जनरेट होता है, तो उसको भी हैंडलिंग करने के लिए प्लान रहता है। तो आइए उसको देखते हैं। द आस फ्रॉम द बॉयलर इज कलेक्टेड इन टू फॉर्म। तो बॉयलर में जो आस जनरेट होता है वो कलेक्टेड होता है दो फॉर्म में। एक होता है बॉटम एस, जैसे मैं बताया था, जो हेवी एस है वो बॉटम एस है और जो लाइट एस है वो फ्लाई एस। तो बॉटम एस पहले देखते हैं। इट इज ए वेस्ट विच इज डम्प्ड इनटू एस पॉन्ड। तो बॉटम एस क्या होता है, वो टोटली वेस्ट होता है, तो उसका कोई भी यूज नहीं हो पाता उसके बाद, तो उसको क्या किया जाता है, एस पॉन्ड में यूज, उसको डंप कर देते हैं। ठीक है, एस पॉन्ड मतलब क्या, एक अलग से पॉन्ड बनाया जाता है, वहाँ पे पावर प्लांट के जितने भी बॉटम एस है उसको डंप किया जाता है। और उसको हम लोग ओपन एटमॉस्फेयर में डंप करेंगे तो एटमॉस्फेयर पोल्यूशन हो सकता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो सकता है, इसीलिए उसको एक एस पॉन्ड में डंप किया जाता है। और नेक्स्ट जो एस है वो फ्लाई एस है। ठीक है, तो फ्लाई एस इज सेपरेटेड फ्रॉम फ्लू गैस इन ईएसपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो फ्लाई एस क्या होता है, इसका बहुत सारा यूज होता है। तो इसको क्या किया जाता है, एक बॉयलर के बाद एक इक्विपमेंट लगा रहता है, बॉयलर और चिमनी के बीच एक इक्विपमेंट लगा रहता है, उसको बोलते हैं ईएसपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। वहाँ पे क्या होता है, आपका फ्लू गैस में, जैसे आईटी फैन फ्लू गैस को सक कर रहे हैं फर्नेस से, तो उसमें जितना लाइट एस है वो उसमें कैरी होकर आ जाता है और ईएसपी के अंदर वो कलेक्ट होके उसको वहाँ से रिमूव किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका इकोनोमाइजर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, इकोनोमाइजर में आपका वाटर जैकेट वगैरह दे के, आपका इकोनोमाइजर में क्या, जैसे एस स्टोरेज होता है, तो यहाँ पे भी आपका जो एस का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा उसका रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो एस हैंडलिंग का जो साइकिल है उसको थोड़ा प्रोसेस में दिखा देता हूँ। ये जो बॉयलर हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो बॉयलर में दो तरह के एस जनरेट होता है, एक बॉटम एस और एक फ्लाई एस जनरेट होता है। बॉटम एस क्या एस मोड में जाता है और जो आपको जो फ्लाई एस है वो इकोनोमाइजर पहले जाएगा, यहाँ पे थोड़ा उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है वाटर जैकेट वाटर सील से। उसके बाद वो ईएसपी में जाता है, ईएसपी से वो कलेक्ट होकर फ्लाई एस सिस्टम में जाता है, उसके बाद साइलो में जाता है, उसके बाद वो डंप यार्ड में जाता है। ठीक है, सीमेंट फैक्ट्री में जाता है। ठीक है, सीमेंट फैक्ट्री में जाता है। और जो फ्लू गैस है वो आईटी फैन फ्रेश फ्लू गैस स्टॉक करके वो कहाँ भेजता है, उसको चिमनी में भेजता है। ठीक है, तो ये होगा आपका AHP। अभी हम लोग जैसे मैं बताया आपको ESP के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन इक्विपमेंट। इसको कभी कभी बोलते हैं एयर पोल्यूटिंग प्रिवेंशन। मतलब क्या है, एयर जो जैसे हम लोग फ्लू गैस में अगर आपका S% रहेगा उसको हम लोग एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे तो क्या एयर पोल्यूशन होने वाला है, तो इसको कभी कभी बोलते हैं एयर पोल्यूटिंग प्रिवेंशन इक्विपमेंट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज यूज फॉर एक्स्ट्रा सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम फ्लू गैस। तो ये क्या करता है, जो फ्लू गैस में जो एक्स्ट्रा सस्पेंडेड पार्टिकल रहता है उसको वो एग्जैक्ट मतलब करता है, उसको वो एक्सट्रैक्ट करता है, सॉरी। ठीक है, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है बेसिकली क्या है, ये आपका ESP है। ये देखिए ऊपर आपका हाई वोल्टेज पावर सप्लाई रहता है और इसमें ऊपर रैपर रहता है, रैपर एक हैमर टाइप का रहता है। और यहाँ पे जैसे आप देखें ना, ये इसका पाथ है, इनलेट है, ये आपका आउटलेट है। इसके अंदर ये देखिए ये मेटल कॉलिंग प्लेट है एक, जो वाइट स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, और ये नीचे हॉपर है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हाई वोल्टेज यहाँ पे पावर सप्लाई है, तो ये क्या है, इस प्लेट के साथ ही कनेक्टेड रहता है। जैसे आपका फ्लू गैस यहाँ से जाएगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिकली जो चार्ज प्लेट है यहाँ, इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया आपका, जो एच डिपोजिट हो जाता है। फिर ये रैपर क्या करता है, उसको हैमरिंग करके हॉपर में उसको डाल देता है। उसके बाद से यहाँ पे एच को कलेक्ट करके लिया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे लास्ट जो पार्ट था वो आपका स्विच यार्ड था, उसको थोड़ा देख लेते हैं। स्विच यार्ड क्या होता है, 220 kV बस बार हैव बीन प्रोवाइडेड इन स्विच यार्ड एंड आर इंटरकनेक्टेड थ्रू ए बस कपलर। तो स्विच यार्ड में क्या होता है, दो 220 kV बस बार अवेलेबल रहता है जनरली, और दोनों इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक बस कपलर के साथ। तो और इसी का कुछ पार्ट है उसको देख लेते हैं स्विच यार्ड का।
तो ये हो गया पहला जो पार्ट है आपका बस बार हो गया, ठीक है। सेकेंड हो गया आपका सर्किट ब्रेकर, थर्ड हो गया कनेक्टिविटी ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, फोर हो गया आपका लाइटिंग एरेस्ट्रेस। तो बेसिकली ये था आपका। तो नेक्स्ट देखते हैं थर्मल पावर प्लांट के कंट्रोल में क्या क्या मॉनिटरिंग किया जाता है, क्या क्या वहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। तो पहला जो आपका फैन कंट्रोल, ठीक है। फैन कंट्रोल में क्या आता है, प्राइमरी एयर फैन हो गया, फर्नेस प्रेशर हो गया, फोर्स ड्राफ्ट फैन हो गया, इंडोर ड्राफ्ट फैन, इस सबको कंट्रोल किया जाता है। फैन को कंट्रोल किया जाता है, उसका मॉनिटरिंग किया जाता है। नेक्स्ट हो गया टरबाइन कंट्रोल। टरबाइन कंट्रोल में क्या होता है, प्रेशर कंट्रोल, लोड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल, ये भी कंट्रोल में इसका मॉनिटरिंग किया जाता है। स्टीम एंड वाटर कंट्रोल, तो कंट्रोल रूम में स्टीम एंड वाटर कंट्रोल भी किया जाता है, उसका ऑब्जर्व किया जाता है। ड्रम लेवल को कंट्रोल किया जाता है, बॉयलर का फ्लो ऑफ स्टीम एंड वाटर, तो स्टीम एंड वाटर का जो फ्लो उसको रेगुलेट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। प्रेशर ऑफ स्टीम एंड वाटर को भी वहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। टेम्परेचर ऑफ स्टीम एंड वाटर, तो ये सब टेम्परेचर स्टीम का जो टेम्परेचर को भी वाटर को भी मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। फ्यूल कंट्रोल में क्या आता है, कोल ऑयल पार्टिकल, ऑयल प्रेशर, फ्लो ऑफ एयर कंट्रोल, ये सब फ्यूल कंट्रोल में कंट्रोल रूम में ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आपका जनरल कंट्रोल में आपका क्या स्टार्टर होता है, रोटर टेम्परेचर फॉर स्टार्टर कूलिंग, हाइड्रोजन प्रेशर फॉर जो हाइड्रोजन कूलिंग के लिए यूज हो रहा है उसका प्रेशर, H2O प्रेशर, ये सब उसको कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग किया जाता है। तो बेसिकली ये था आपका एक थर्मल पावर प्लांट का एक थोड़ा बहुत ओवरलुक था। आई होप आप लोग वीडियो को एंजॉय किए होंगे, और आप लोग मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।